प्यारे बच्चे, सभी को आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ अच्छे हैं ना? अब हम हमारे देश के बारे में जान लेंगे। हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश। भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं? भारतवासी कहते हैं। हमारा पाठ का नाम क्या है? तीसरा पाठ, हम भारतवासी। बच्चे अपने अपने पुस्तक को लिए पाठ संख्या 3। पाठ का नाम क्या है? हम भारतवासी। हम भारतवासी। पाठ का नाम क्या है? हम भारतवासी। हम भारतवासी माने भारत में रहने वालों को भारतीय कहते हैं, उनकी को ही भारतवासी कहते हैं। भारत में रहने वालों को भारतवासी कहते हैं। भारत प्राचीन देश है, विशाल देश है, गौरवमय देश है। यहाँ अनेक जातियों के लोग रहते हैं। अनेक जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा देश महान है। భారతదేశంలో ప్రజలందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. వేరువేరు ప్రాంతాలు, వేరువేరు భాషలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరూ సోదరభావంతో కలిసిమెలిసి ఉంటారు. ఈ విషయం గురించి మనం ఇప్పుడు ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. इस संबंधी एक छोटा सा अनुच्छेद। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अनेक स्थानों से बहने वाली नदियाँ, भारत में अनेक नदियाँ हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा, इस तरह अनेक नदियाँ हैं। अनेक नदियाँ अपने स्थानों से जन्म लेते हुए ही वे बहते हुए कहाँ मिलते हैं? अंत में समुद्र में मिलते हैं। नदी किस जगह जन्म लेने पर भी अंत में समुद्र में विलीन होती है। उसी प्रकार मानव किस जाति में, किस धर्म में जन्म लेने हुए भी जन्म लिए हुए होने तो वे अंत में परमात्मा में लीन होते हैं। यही विषय बताते हैं ये स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ लिखा है। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। जिस प्रकार नदी जिस स्थान पर जन्म होने पर भी अंत में समुद्र में विलीन होती है, मिलती है, उसी प्रकार अलग अलग धर्मों में जन्म लिए मनुष्य भी अंत में परमात्मा में लीन होते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान के सामने किसी भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान के सामने सभी जाति एक है। मानव जाति एक है। भगवान की दृष्टि में, भगवान के नज़र में हम सब एक है। मानव धर्म एक है। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। यही स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ बताया है। अनेक स्थानों से बहने वाली नदियाँ అంటే ఇప్పుడు గంగా నది ఉంది. గంగా నది ఒక ప్రాంతంలో పుడుతుంది. గంగా నది గంగోత్రి దగ్గర పుడుతుంది. గోదావరి నాసికా త్రయంబకం వద్ద, కృష్ణా నది మహాబలేశ్వరంలో పుడుతుంది. ఏది ఎక్కడ పుట్టినప్పటికీ కూడా చివరికి అన్నీ కూడా సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటాయి. ఏ నది ఎక్కడ జన్మించినప్పటికీ కూడా చివర పవిత్రతతో సముద్రంలో విలీనమవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఏ జాతి వాళ్ళైనా, భారతదేశం అనే కాదు, ప్రపంచంలో మానవ జాతి అనేవాడు ఏ మతమైనా, ఏ జాతి అయినా, ఏది అయినప్పటికీ కూడా చివరికి భగవంతుడిలో కలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది స్వామి వివేకానంద గారి అభిప్రాయం. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడి దృష్టిలో పేదవాడు, ధనికుడు, తర్వాత ఈ కులం వాడు, ఈ జాతి వాడు, హిందువా, క్రైస్తవా, ముస్లిమా, ఇలా ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా భగవంతుడి దృష్టిలో అందరూ ఒకటే. కాబట్టి భారతదేశంలో ఏం కనిపిస్తుంది? భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, अनेकता में एकता का दर्शन भारत में दर्शाया होता है। यही विषय स्वामी विवेकानंद ने यहाँ बताया है। इस अनुच्छेद संबंधी कुछ प्रश्न। नदियाँ किससे विलीन होती हैं? नदियाँ किस में विलीन होती हैं? नदियाँ ఎక్కడ కలుస్తూ ఉంటాయి? नदियाँ समुद्र में विलीन होती हैं। नदियाँ कहाँ विलीन होती हैं? नदियाँ समुद्र में विलीन होती है। इसमें किस किस को एक बताया गया है? इस अनुच्छेद में किन किन विषयों को एक बताया गया है? ఈ పేరాలో ఏ విషయాల్ని ఒకటిగా చెప్పడం జరిగింది. इसमें मानव जाति को और मानव धर्म को एक बताया गया है. इसमें मानव जाति को और मानव धर्म को एक बताया गया है. मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए. मानव जाति एक है. भगवान इस सृष्टि को
यह सृष्टि भगवंतुడు ఈ సృష్టిని ఏర్పాటు చేసి सृष्टि को प्रारंभ किया। सृष्टि को प्रारंभ करते समय से भगवान की दृष्टि नज़र में सभी लोग एक ही है। भगवान सबको एक ही दृष्टि से देखता है। सब भगवान की सृष्टि में सभी लोग अलग अलग प्रांतों में जन्म होने पर भी, अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी सभी लोग एक ही है। इस विषय के बारे में बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि किस स्थान पर जन्म होने पर भी नदियाँ अंत में समुद्र में किस प्रकार विलीन होती है, उसी प्रकार मानव किस जाति में जन्म होने पर भी अंत में भगवान में विलीन होना है। यह भगवान की दृष्टि में सभी लोग एक ही है। यही विषय स्वामी विवेकानंद ने बताया है। हम भारतवासी, पाठ का नाम क्या है? कविता का नाम हम भारतवासी कविता पाठ है। यह कविता लिखने का उद्देश्य क्या है कि छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना और उनमें देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों को विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यह कविता पाठ है। छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना करने, कविता कैसे लिखना है, गीत कैसे लिखना है, गीत को कैसे गाना है, इस विषय को बताने के उद्देश्य से कविता लिखने की भावना उनमें, विचार उनमें प्रकट करने के उद्देश्य से कवि यह पाठ लिखा है। उनमें देशभक्ति के साथ साथ बच्चों में देशभक्ति उत्पन्न करने की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व शांति, संसार में सभी लोग शांतियुत जीवन कैसे बिताते हैं उस उद्देश्य को बताते हुए अहिंसा मार्ग पर चलना, त्याग भावना करना, समर्पण आदि सद्गुणों को विकास करना, इस तरह अनेक गुणों को बच्चों में विकास करने के उद्देश्य से कवि यह लिखा है। भारत को और भी सशक्त कर, भारत देश को और भी वृद्धि करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर प्रथम श्रेणी में होने के लिए प्रेरणा देते हुए इस पाठ लिखा है। इस पाठ लिखने का मुख्य उद्देश्य है हम भारतवासी कविता पाठ है। కవి ఈ పాటను ఎందుకు రాశారంటే విద్యార్థుల్లో కవితని ఏ విధంగా రాయాలి, గీత్ ఏ విధంగా రాయాలి, గేయాన్ని ఏ విధంగా రాయాలని తెలియపరచడంతో పాటు వాటి ద్వారా దేశభక్తి భావనని పెంపొందింపచేయడం, పిల్లల్లో విశ్వబంధుత్వ భావన ప్రేరేపింపచేయడం, విశ్వశాంతిని కలిగి ఉండేలాగా చూడడం, దాంతోపాటు త్యాగము, అహింస, న్యాయం ఇలాంటి సద్గుణాలు ఎన్నిటినో పెంపొందింపచేయాలి అనే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఉన్న మహాన్ వ్యక్తుల గురించి, వాళ్ళ యొక్క సందేశాల గురించి, అమరవీరుల గురించి, వీళ్ళందరి గురించి తెలియపరుస్తూ ఇక్కడ ఈయన రాయడం జరిగింది. దాంతోపాటు భారతదేశాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే ప్రథమంగా ఉండేలాగా వృద్ధి చేసే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ కవితని కవి రాయడం జరిగింది. प्रस्तुत कविता देशभक्ति भावना पर आधारित है। प्रस्तुत कविता में किस विषय है? देशभक्ति भावना है। प्रस्तुत कविता में देशभक्ति भावना अधिक है। यह गेय कविता है, इसको हम अच्छी तरह गा सकते हैं। इसमें तुकांत शब्द प्रथम प्रेरणादक, तुकांत शब्द माने अंत में आने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द प्रथम प्रेरणार्धक क्रिया व सामान्य भविष्य में है। यह कहता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत कर उन्हें विश्वबंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। कविता में देशभक्ति भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ साथ तुकांत शब्दों सामान्य भविष्य में कैसे हैं, सामान्य भविष्य में शब्द कैसे होते हैं, इस विषय को बताते हुए छात्रों में सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि भावनाओं को जागृत करना, इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति आदि भावनाओं को जागृत करने का यही कविता का विषय है। ఈ కవితలో దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందింప చేయడమే కాకుండా ఈ గీతాలు, ఈ గేయం చివర వచ్చే ప్రతి పదం సామాన్య భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటుంది. అంటే సామాన్య భవిష్యత్ కాలంలో ఎలా ఉంటాయి? పడేంగే, लिखेंगे, इस तरह सामान्य भविष्यत में पढ़ेगा, लिखेगा,
इस तरह सामान्य भविष्यवाणी में शब्द अंत में क्रिया होते हैं। इस विषय को बताने के उद्देश्य से कवि यहाँ सामान्य भविष्यत्काल में लिखा है, क्रिया को लिखा है। बच्चों में సత్యానికి గుర్తుగా ఎవరికి చెప్పుకోవచ్చు? సత్య హరిశ్చంద్రుని చెప్పుకోవచ్చు, అహింసా మార్గాన్ని గాంధీ గారిని, గౌతమ బుద్ధుడిని, ఇలా మహనీయుల్ని అందరినో తెలియపరిచే ఉద్దేశంతో కవి ఇక్కడ ఈ కవితని రాయడం జరిగింది. దాంతోపాటు పిల్లల దేశభక్తి భావనని, దేశం పట్ల గౌరవ మర్యాదలను కలిగి ఉండడం, దేశాభివృద్ధికి పాటుపడుతూ ఉండడం, తన కుటుంబం, సమాజం, రాష్ట్రం ఇలా అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధికి పాటుపడడం కోసం విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందింప చేయడం, దీంతోపాటు వసుదైక కుటుంబము అనే భావనని విద్యార్థుల్లో పెంపొందింప చేయడం, విశ్వబంధుత్వ భావాన్ని పెంపొందింప చేసే ఉద్దేశంతో కవి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. और कदम बढ़ाने की प्रेरणा వాళ్ళు ఈ దేశభక్తి భావనతోటి ముందడుగు వేయాలి అనే విషయంతో ఈ కవితని రాయడం జరిగింది. इस हम भारतवासी कविता के कवि का नाम क्या है? आर.पी. निशंक. कवि का नाम आर.पी. निशंक. कवि का नाम क्या है? आर.पी. निशंक. प्रस्तुत कविता के कवि रमेश पोखरियाल निशंक है. कवि का पूरा नाम क्या है? रमेश पोखरियाल कवि का पूरा नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक है. उनका जन्म 15 जुलाई 1959 में हुआ है. इनका जन्म ఆయన ఎక్కడ పుట్టారు? 15 జూలై 1959లో జన్మించారట. प्रस्तुत कविता के कवि रमेश पोखरियाल निशंक है. यह कविता उनकी मातृभूमि के संग्रह से ली गई है. किससे ली गई है? मातृभूमि की संग्रह से. कहाँ से लिया गया? मातृभूमि के लिए संग्रह से लिया गया है. आधुनिक हिंदी साहित्यकार में विशिष्ट स्थान रखते हैं. आधुनिक काल में अनेक महान कवि हैं. उनमें रमेश पोखरियाल निशंक एक है. उन्होंने आधुनिक साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं. उनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है. उनकी रचना का मुख्य विषय क्या है? देशभक्ति भावना. उन्होंने समर्पण, नवंकर, मुझे विधाता बनाना, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में, कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं लिखी हैं. कवि का नाम क्या है? आर.पी. निशंक है. रमेश पोखरियाल निशंक. उनका जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1959 में हुआ है. मातृभूमि के संग्रह से हम भारतवासी. तीसरा पाठ क्या है? हम भारतवासी पाठ को ले लिया है. आधुनिक हिंदी साहित्यकार में विशिष्ट स्थान है. उनकी रचना में मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? ఈయన రచనలో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి? దేశభక్తి భావన. ఈయన రచించిన రచనలు ఏంటి? रचनाएं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनाना, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं
कोई मुश्किल नहीं आदि। आरपी निशंक जी के अनेक रचनाएं हैं, इनमें से कुछ यहाँ लिखा गया है। समर्पण, देशभक्ति के लिए हमारे देश को किस विषय को समर्पण करना है, त्याग भावना से कैसे रहना है। नवंकुर, नए पद में जीवन कैसे बिताना है, नए पद में देशाभिवृद्धि कैसे करना है। मुझे विधाता बनना है, मैं विधाता बनने तो देश को अच्छे प्रगति लाने के लिए कोशिश करूँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। सभी लोग अपने साथ चलने के उद्देश्य से जीवन पद में, जीवन मार्ग में, जीवन में कैसे चलना है, जीवन कैसे बिताना है, कोई मुश्किल नहीं। हम किसी विषय को सोचने पर, वो विषय दृढ़ संकल्प से करने पर कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आसानी से हम काम कर सकते हैं। इन सभी विषयों को बताते हुए देशभक्ति भावना छात्रों में उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने कई रचनाएं की है। ये सभी रचनाएं में देशभक्ति भावना हमको दिखाई पड़ता है। इन रचनाओं में देशभक्ति भावना हमको दिखाई पड़ता है। ये कई पदों में रहे थे। इनमें उत्तराखंड के 5वां मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हुए हैं। उत्तराखंड के 5వ मुख्यमंत्री का पनिచేశారు। अब उन्होंने मोदी जी सरकार में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हैं। ఈయన బీజేపీ గవర్నమెంట్లో, మోదీ గారి గవర్నమెంట్లో ఈయన హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా ఈయన ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు। कवि का नाम क्या है? आरपी निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक है। जन्म 15 जुलाई 1959। मातृभूमि के लिए संग्रह से हम भारतवासी पाठ को ले लिया है। रचनाएं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं है आदि। इन कविताओं से छात्रों में देशभक्ति भावना उत्पन्न करने के लिए इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ भारत देश में कुछ महान लोगों के बारे में भी उन्होंने बताया है। भारत हम पहले से जान लिया कि भारत प्राचीन देश है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। भारत प्राचीन देश है, विशाल देश है, सुंदर देश है। यहाँ की संस्कृति सारे देश को लुभाती है। लुभाना माना ఆకట్టుకోవడం, అట్రాక్ట్ చేయడం। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संत सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। यहाँ अनेक सत्यवान लोग हैं, अहिंसावाद हैं, संत सूफी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, अनेक देशभक्त लोग हैं। इन सभी से बना पवित्र भूमि, पावन भूमि हमारा भारत भूमि है, भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा इनके मार्ग पर चलकर, आजकल हर एक बच्चे उन महान व्यक्तियों के, साधु संतों के मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। आजकल हर एक छात्र उन सभी विषयों को जानकर, सत्यवानों के गाथाओं को सुनकर, अहिंसावादियों के बारे में जानकर, संत सूफियों के बारे में विषय ग्रहण लेकर, कर्तव्यनिष्ठ से कैसे रहना है, धर्म पारायण कैसे करना है, इन सभी आदि विषयों के साथ साथ देशभक्ति भावना बढ़ने के उद्देश्य और इनके मार्ग पर, उन आदर्शवानों के मार्ग पर चलते विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की भावना उनके मन में उत्पन्न करते हुए हम भारतवासी पाठ को आरपी निशंक जी यहाँ लिखा है। पाठ का नाम क्या है? हम भारतवासी। कवि का नाम क्या है? आरपी निशंक। किस उद्देश्य से कवि यह कविता लिखा है? छात्रों में देशभक्ति भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा है। यह किस तरह का विधा है? कविता पाठ है। परीक्षाओं में किस तरह का पाठ है, इससे एक प्रश्न पूछेंगे। किस तरह का पाठ है? विधा అంటే किस तरह का विधा विषय है అంటే किस तरह का पाठ है? कविता पाठ है। इसको हम अच्छी तरह गीत को गा सकते हैं। विषय प्रवेश। भारत प्राचीन देश है। भारत देशम చాలా ప్రాచీనమైన దేశం, చాలా సుందరమైన దేశం। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। भारत देश संस्कृति
अलग अलग भाषाएं के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग सांस्कृतिक विचार हैं और अलग अलग गौरवमय संप्रदाय हैं। क्या होने पर भी वे एक साथ भाईचारे की भावना से भारत देश में रहते हैं। भारत देश में अनेक सत्यवान हैं। సత్యవాన్ మానే సత్య హరిశ్చంద్రుడు కానీ, గౌతమ బుద్ధుడు కానీ, గాంధీ గారు కానీ, ఇలాంటి ఎంతోమంది సత్యవంతులు ఉన్నారు. అహింసావాదులు ఉన్నారు. మదర్ తెరిసా లాంటి సేవామూర్తులు ఉన్నారు. తర్వాత కబీర్దాస్, గురునానక్, తులసిదాస్ ఇలాంటి ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప కవులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి మార్గంలోనూ అల్లూరి సీతారామరాజు, సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది మహనీయుల యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ, స్వామి వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ బచ్చా भी उनके मार्ग पर चलकर నడుస్తూ ఏం చేయాలట, విశ్వశాంతి మా విశ్వబంధుత్వకి పవిత్ర భావనావం से విశ్వశాంతిని పెంపొందింపచేయడం, విశ్వబంధుత్వ భావాన్ని పెంపొందింపచేయడం, दुनिया को पावनधाम बनना चाहते हैं। इन उद्देश्यों से भारत देश को क्या बनना चाहते हैं, पावनधाम बनना चाहते हैं। भारत देश को क्या बनना चाहते हैं, पावनधाम बनना चाहते हैं। पावनधाम माने क्या है, पावन माने होली, धाम माने पवित्र पुण्य क्षेत्र। धाम माने क्या है, पवित्र पुण्य क्षेत्र। हमारे देश का नाम क्या है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारे देश का नाम क्या है, भारत देश। भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं, भारतवासी कहते हैं। भारतवासी के बारे में लिखते हुए कवि किस उद्देश्य के, किस भावना को जागृत करने से को यहाँ लिखा है, देशभक्ति भावना को जागृत करने के उद्देश्य से यह कविता पाठ को लिखा है। कवि का नाम क्या है, आरपी निशंक है, रमेश पोखरियाल निशंक। कवि का नाम रमेश पोखरियाल निशंक। जन्म कब हुआ है, 15 जुलाई 1959 में हुआ है। किस संग्रह से लिया गया है, मातृभूमि की संग्रह से लिया गया है। उनकी कुछ रचनाएं क्या है, समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं आदि रचनाएं उन्होंने लिखा है। कविता को जानने के पहले कुछ प्रश्न पूछूंगी। कविता का पाठ का नाम क्या है, कविता पाठ का नाम, किस तरह का पाठ, कविता पाठ। कविता पाठ का नाम क्या है, हम भारतवासी। कवि का नाम क्या है, आरपी निशंक जी है। किस उद्देश्य से लिखा है, देशभक्ति भावना जागृत करने के उद्देश्य से। किस संग्रह से लिया गया है, मातृभूमि के लिए संग्रह से लिया गया है। इस कविता पाठ से कुछ कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्द, दुनिया, दुनिया वर्ल्ड, पावन, पावन माने होली, पावन माने होली, धाम, पिलग्रिमेज। दुनिया माने वर्ल्ड, पावन माने होली, धाम माने पिलग्रिमेज। ऊंच नीच, ऊंच नीच, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर। ऊंच में नीच माने क्या है, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर। मिटाकर, मिटाकर माने टू डिस्ट्रॉय।
डिस्ट्रॉय। अपने अपने कापियों में लिखिए। दुनिया माने क्या है? वर्ल्ड। पावन माने क्या है? होली। दाम माने पिलग्रिमेज। ऊंचनीच हाई एंड लो और रिच एंड पुअर। मिटाकर टू डिस्ट्रॉय। नफरत, नफरत हेट्रेड। नफरत माने हेट्रेड। कुहासा फाग। कुहासा माने क्या है? फॉग। कुहासा माने फॉग। भगाकर, टू ड्राइव ऑफ। एक बार कविता देखेंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। कविता को अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद बच्चे।